किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था मुकेश। मुकेश बहुत ही नकचढ़े स्वभाव का था। जब मुकेश जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो मुकेश ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से विवाह करेंगे जो हमसे 10 जूते रोज खाया करेगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से भी शादी हो मैं उसे 10 जूते रोज मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर हैरान रह गए और सोचने लगे कि अब इसका विवाह कैसे होगा और कौन 10 जूते रोज खाने के लिए अपनी बेटी इसको देगा। एक दिन उस गांव में एक सेठ आया जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहा था। किसी ने उन्हें मुकेश के बारे में बता दिया कि फलां सेठ के भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है। वह सेठ मुकेश के माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव रखा। मुकेश भी वहीं मौजूद था। तो मुकेश ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं 10 जूते रोज मार सकूं। जो मेरी पत्नी बनकर आएगी वह 10 जूते रोज मेरे हाथ से खाएगी। लड़की का बाप यह सब सुनकर हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा। यह सोचकर सेठ वहां से उठकर अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने पूछा कि आपने क्या निर्णय लिया। सेठ बोला कि मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। अच्छा, तुम ही बताओ कि अपनी बेटी को पिटने के लिए कौन भेजेगा। सेठानी ने कहा कि अच्छा ही किया जो आपने ऐसे रिश्ते के लिए हाँ नहीं की। पास में ही खड़ी उनकी बेटी यह सब सुन रही थी, जिसका नाम सीमा था। पढ़ाई लिखाई में तो वह होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वह बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। यह सुनकर उसके माता पिता एकदम से हैरान रह गए और बोले कि बेटी, तुम ऐसे सनकी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें 10 जूते रोज मारा करेगा। सीमा ने कहा कि पिताजी, मैं सब संभाल लूंगी, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी उस सनकी इंसान से विवाह करना चाहती है जो 10 जूते इसको रोज मारा करेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाते हुए कहा, अरे पगली, 10 जूते रोज खाकर तो तुम्हारे सिर के बाल ही उड़ जाएंगे। इसीलिए उस सनकी व्यक्ति से विवाह करने का विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की नहीं मानी। लड़की बार बार यही कहती रही कि पिताजी, आपको हमारी कसम है, हमारा विवाह आप उसी लड़के से करवा दो। सीमा के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी रही। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, तुम जो कहोगे सो हम तुम्हें देंगे। पर तुमने यह क्या अजीब सी शर्त रख दी है कि रोज अपनी पत्नी को 10 जूते मारेंगे। लड़के ने कहा कि देखिए, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस शर्त वही रहेगी, अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढ लो। अब लड़की का पिता क्या करता, बेटी की भी तो यही इच्छा थी, सो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और सीमा दुल्हन बनकर मुकेश के घर आ गई। सेठ ने खूब दान दहेज भी दिया था। ससुराल में सीमा का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सीमा की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली रात सीमा अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी मुकेश आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला कि अपना सिर आगे करो, मुझे 10 जूते मारने हैं। सीमा ने कहा, देखिए, 10 जूते तो आप मुझे मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने आपसे शादी की है, सो मैं 10 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए कि मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया और इतना दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक भी जूता नहीं लगाया, तो तुम किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाओगे? क्योंकि आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। जो खाना खाया वह आपके पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने अभी तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है और ना ही कुछ खाया है। तो आप किस अधिकार से मुझे 10 जूते लगाएंगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम 10 जूते लगाने के लिए हकदार हो पाओगे। यह सुनकर लड़का बिल्कुल चुप हो गया। वह सोचने लगा कि बात तो यह सही कह रही है। यह सब जो भी है वह मेरे माता पिता की ही कमाई का है, क्योंकि मैंने तो अभी तक कुछ कमाया ही नहीं। मुकेश को अपनी पत्नी की यह बात सुनकर झटका सा लगा और वह उठकर अपने माता पिता के पास पहुंच गया और उसने अपने माता पिता को सारी बात कह सुनाई।
मुकेश की बात सुनकर उसके पिता मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और अपनी प्रसन्नता छुपाते हुए बोले कि बेटा, बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पर बेटा, बात तो यही है ना कि इसमें तुम्हारी कमाई का कुछ भी नहीं है। मुकेश को यह बात चुभ गई और उसने अगले दिन से ही व्यापार करने का निश्चय कर लिया। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीदने और बेचने का काम करते थे। मुकेश ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप मुझे बस एक जहाज दे दो और व्यापार करने के लिए थोड़ा सा धन दे दो। आप देखना कि मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। इतना कहकर मुकेश ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम देखना, मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा कर लौटूंगा। फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा, पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा, एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें उतने ही जूते लगाऊंगा। यह बात सुनते ही सीमा ने कहा, ठीक है मेरे स्वामी, जब आप लौट कर आओगे ना तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ मिलेगा। जितनी मर्जी हो उतने जूते लगा लेना। मुकेश सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी अब यह सोचकर संतोष हो रहा था कि उन्हें बहुत ही समझदार बहू मिली है। यह उनके बिगड़ैल बेटे को अवश्य ही सुधार देगी। इधर मुकेश अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। एक दिन एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने वहीं जहाज एक तरफ लगाकर उस नगरी का जायजा लेने के लिए चला गया। वह जिस शहर में रुका था वह ठगों का शहर था। अभी वह कुछ दूर ही चल पाया था कि उसने देखा कि सामने से एक आदमी लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वह आदमी पास आया तो मुकेश ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे मालूम होता था कि इस आदमी की एक ही आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने मुकेश के पास आते ही कहा कि इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। मुकेश बड़ा परेशान हुआ कि उस आदमी से वह कभी मिला भी नहीं और वह उसे जानता है। मुकेश ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वह एक आंख वाला आदमी बोला कि जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी और उनसे 10,000 रुपए लिए थे। अब मैंने 10,000 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। ये लो अपने 10,000 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। यह सुनकर मुकेश बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख थी ही नहीं और ना ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा कि भाई, इस समय तो मेरे पास तुम्हारी आंख नहीं है, ना ही मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में कुछ बताया है। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख अवश्य लेता आऊंगा। इतना कहकर मुकेश आगे की ओर चलने लगा। तभी उस एक आंख वाले आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और लोगों की भीड़ इकट्ठी कर ली। सभी के सामने एक आंख वाला व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि यह मेरी आंख वापस नहीं कर रहा है, जबकि मैं इसे इसके पैसे लौटाने को तैयार हूं। मुझे अभी मेरी आंख वापस चाहिए। अगर यह मेरी आंख वापस लेकर नहीं आया है तो यह अपनी एक आंख निकालकर मुझे वापस करे। आसपास मौजूद लोगों ने भी मुकेश को पकड़ लिया और एक आंख वाले व्यक्ति की आंख लौटाने का दबाव बनाने लगे। यह सब देखकर मुकेश बहुत घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह कहने लगा कि अभी मेरे पास इसकी आंख नहीं है, अगली बार जब आऊंगा तो इसकी आंख लेकर आऊंगा, इसलिए मुझे यहां से जाने दो। लेकिन कोई भी व्यक्ति उसे वहां से जाने देने को तैयार नहीं हो रहा था। तभी एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि अभी तुम कुछ पैसे इसे देकर मामला रफा दफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेते आना। मुकेश से रुपए लेकर वह आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। मुकेश ने सोचा कि चलो बला टली, 5,000 रुपए में ही पीछा छूट गया। मुकेश यही सब सोचता हुआ नगरी की तरफ चला जा रहा था। जैसे ही उसने नगर के द्वार में प्रवेश किया कि सामने से बैसाखियों के सहारे चलता हुआ एक टांग वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर मुकेश से यही कहा कि इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बड़े तेज निकले। तुम्हारे पिता के पास मेरी एक टांग गिरवी रखी हुई है और उन्होंने इस बार तुम्हें भेज दिया, खुद नहीं आए। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मुकेश फिर से चक्कर में पड़ते हुए बोला कि मुझे तुम्हारी टांग के बारे में कुछ भी पता नहीं है।
उस लंगड़े आदमी ने उससे कहा कि बेटा, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे तो उस समय मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, सो मैंने 8,000 रुपए में अपनी टांग तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रख दी थी। अब मेरे पास रुपए हो गए हैं, तुम अपने रुपए ले लो और मुझे मेरी टांग लौटा दो। मुकेश फिर से बड़ा परेशान हुआ। फिर पिछली घटना को याद करते हुए सोचने लगा कि अगर मैंने मामला रफा दफा नहीं किया तो यह भी लोगों को इकट्ठा करके मुझे पकड़वा देगा और बवाल करेगा, इसलिए इसे भी कुछ पैसे देकर मामला रफा दफा कर देता हूँ। वह बोला कि देखिए भाई साहब, अभी तो मेरे पास आपकी टांग नहीं है, जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी टांग लेकर ही आऊंगा, तब तक तुम कुछ रुपए लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस एक टांग वाले आदमी ने कहा कि ठीक है, अभी तुम मुझे 5,000 रुपए दे दो, अगली बार मेरी टांग जरूर लेकर आना। मुकेश ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए 5,000 रुपए उस लंगड़े आदमी को दे दिए और वह लंगड़ा आदमी वहां से चला गया। अब मुकेश बाजार की बीचों बीच पहुंच चुका था। वह बाजार में घूम घूम कर बाजार का जायजा ले रहा था कि वह यहाँ से क्या खरीद सकता है और क्या बेच सकता है। तभी मुकेश की नजर बीच बाजार में एक घर के सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो काफी देर से उसे ही देख रही थी। मुकेश ने जब उसे देखा तो वह उसे देखता ही रह गया, क्योंकि वह औरत इतनी सुंदर थी कि उसकी आंखों में जो भी देखे बस उसकी आंखों में ही डूब जाए। मुकेश को अपनी ओर देखता हुआ देखकर उस औरत ने हाथ के इशारे से उसे अपने पास बुलाया। मुकेश उसके पास खिंचा चला गया। जब वह उस औरत के पास पहुंचा तो उसने मुकेश से पूछा कि लगता है तुम यहाँ नए हो। मुकेश ने हाँ में सिर हिलाया तो उस औरत ने कहा कि फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए, और हमारे यहाँ पर यह परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाते हैं। उसने मुकेश को बैठने का इशारा किया और घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वह अंदर से वापस आई तो उसके हाथ में एक सोने का गिलास दूध से भरा हुआ था। उसने वह मुकेश को पीने के लिए दिया। मुकेश ने भी वहां का रिवाज समझकर पूरा दूध पी लिया। मुकेश ने जैसे ही दूध पीकर गिलास नीचे रखा तभी वहां पर एक बिल्ली आई। उसने उस गिलास को अपने मुंह में दबाया और मुकेश के पानी के जहाज में छिपाकर भाग गई। मुकेश इन सब बातों से अनजान था। अब वह जैसे ही चलने के लिए उठा तो उस सुंदर स्त्री ने उससे कहा कि अतिथि महोदय, जाते जाते मेरा सोने का गिलास तो मुझे देते जाओ। मुकेश ने अब वहां देखा जहां उसने गिलास रखा था, पर अचरज की बात यह थी कि वहां तो गिलास था ही नहीं। असल में वह सुंदर स्त्री भी एक ठगनी ही थी जो अपनी बिल्ली के जरिए लोगों को ठगा करती थी। मुकेश तो अपनी बात पर अड़ा रहा कि मैंने गिलास यहीं पर रखा था, और वह स्त्री इस बात पर अड़ी रही कि तुमने मेरे गिलास को चुराकर अपने किसी साथी को देकर अपने जहाज तक पहुंचा दिया है। अब उन दोनों की कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। उस स्त्री ने भीड़ इकट्ठी होते देख मुकेश से कहा कि ठीक है, अगर तुम मुझे 100 सोने के सिक्के दे दो तो मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी और तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन मुकेश तो अपनी बात पर ही अड़ा हुआ था कि जब मैंने कोई चोरी ही नहीं की तो मैं तुम्हें किस बात के सोने के सिक्के दूं। तभी वहां से कोतवाल गुजरा। कोतवाल ने जब सारी बात सुनी तो उसने कहा कि मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेता हूं। कोतवाल ने सारी बात सुनकर मुकेश की तलाशी ली, लेकिन सोने का गिलास उसके पास नहीं मिला। तब वह सुंदर महिला बोली कि कोतवाल साहब, इसने किसी के जरिए मेरा गिलास अपने जहाज पर छिपा दिया होगा, इसलिए चलकर इसके जहाज की तलाशी ली जाए। कोतवाल जब मुकेश के जहाज की तलाशी लेने के लिए गया तो वहां पर उसे सोने का गिलास मिल गया। यह देखकर कोतवाल ने मुकेश को गिरफ्तार कर लिया और वहां के राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने उसे 6 महीने की सजा सुना दी और मुकेश का जहाज भी जब्त कर लिया। 6 महीने कारावास में रहने के बाद मुकेश जब छूटकर बाहर आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। गरीब असहाय की तरह मुकेश सड़कों पर भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने मुकेश से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रहे हो। मुकेश ने अपनी पूरी कहानी उस व्यक्ति को बता दी। उस व्यक्ति को मुकेश पर बड़ी दया आई। उसने मुकेश से कहा कि भाई, यह ठगों की नगरी है और इसमें जो एक बार फंस जाता है तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। खैर, तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं गाना गाकर अपना पेट भरता हूँ। अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम औरत का भेष बनाकर मेरे साथ नाचना और मैं गाऊंगा। इस तरह से हम 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे, नहीं तो यहाँ रहना बड़ा कठिन हो जाएगा। अब मुकेश के सामने कोई और रास्ता नहीं बचा था, सो उसने उस व्यक्ति की बात मान ली और औरत का भेष बनाकर नाचना गाना शुरू कर दिया। 8 माह ऐसे ही गुजर गए। इधर सीमा अपने पति का इंतजार कर रही थी। 8 माह गुजर जाने के बाद भी जब उसका पति वापस नहीं आया तो उसने अपने सास और ससुर से कहा कि पिताजी, मेरे पति अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने जाना चाहती हूँ।
सेठ ने कहा कि बहू, तुम इतने बड़े संसार में उसे कहां ढूंढोगी, मैं ही उसे ढूंढ कर ले आता हूं। तो सीमा बोली, नहीं पिताजी, आपकी उम्र हो चली है, सो आप घर पर ही रुको। मेरे पति मेरी वजह से ही घर से निकले हैं, इसीलिए मैं ही उन्हें लेकर आऊंगी। बस आप मुझे पानी के 2 जहाज और कुछ धन दे दो, जिससे मैं अपने पति को वापस ला सकूं। सेठ ने पानी के जहाज और बहुत सारा धन बहू को दे दिया और अपना आशीर्वाद देकर अपनी बहू को बेटे को ढूंढ कर लाने की अनुमति दे दी। जाते समय उसके सास ससुर ने उससे कहा कि बेटी अकेली ना जाओ, हमारे पास हमारे विश्वास पात्र 5 आदमी हैं, इन्हें अपने साथ लेकर जाओ, और एक कुत्ता जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उस पालतू कुत्ते को भी अपने साथ लेकर जाओ। सीमा ने अपने ससुर की बात मानकर वह 5 आदमी और कुत्ता अपने साथ ले लिया और सीमा अपने सास ससुर से आशीर्वाद लेकर मर्दाना भेष बनाकर जहाज में बैठकर अपने पति को ढूंढने चली गई। 4 दिन तक पानी का जहाज पानी पर चलता रहा। 5वें दिन जहाज एक बंदरगाह पर रुका तो सीमा ने जहाज से उतरकर नगरी का जायजा लिया। सीमा ने अपने आदमियों से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हो ना हो मेरे पति इसी नगरी में हैं, सो इसी नगरी में हम उन्हें ढूंढते हैं। तुम सब लोग जहाज में रहकर ही मेरा इंतजार करोगे, मैं अकेले ही अपने पति को ढूंढ कर लाऊंगी। अभी सीमा अपने आदमियों से यह बातें कर ही रही थी कि तभी सामने से वही एक आंख वाला आदमी सीमा के पास आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि बेटा, इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए, तुम्हारे पिताजी तो बड़े ही तेज निकले। सीमा ने उस आदमी को देखा तो उससे पूछा, काका तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जरा खुलकर बताओ। तब वह एक आंख वाला आदमी बोला कि बेटा, पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी यहां आए थे तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। 10,000 रुपए में मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी थी। अब बेटा आए या बाप, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी आंख वापस चाहिए। लो अपने 10,000 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस करो। सीमा यह सब देखकर समझ गई कि हो ना हो यह ठग है और वह ठग नगरी में पहुंच गई है। हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं सब ठगों के बीच में फंसा हुआ हो। सीमा ने कुछ देर सोचा और आंख से इशारा करके अपने साथियों से कहा, भाइयों, काका की आंख जहाज पर ही कहीं रखी है, जरा ढूंढ कर लाओ। तो उसके आदमियों ने कुछ देर ढूंढने का नाटक किया और फिर कहा कि हुजूर, यहाँ तो बहुत सारी आंखें रखी हुई हैं, लेकिन काका की आंख के मेल वाली आंख हमें मिल ही नहीं रही है। यह सुनकर सीमा बोली, अच्छा, इनके मेल की आंख नहीं मिल रही है तो ऐसा करो कि एक चाकू लेकर आओ और काका की यह दूसरी आंख भी निकाल लो और जहाज में ले जाकर मेल करके काका की आंख लाकर दो। अब उस एक आंख वाले आदमी ने जब यह सुना तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरी दूसरी आंख मत निकालो, मुझे कोई आंख वांख नहीं चाहिए। और इतना कहकर उसने वहां से दौड़ लगा दी। सीमा के आदमी कुछ दूर तक उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चला। यह सब देखकर सीमा के साथियों ने सीमा से कहा कि हुजूर, यहाँ के लोग बड़े शातिर हैं, इसलिए हम आपको अकेले नहीं जाने देंगे। सीमा ने मौके की नजाकत को देखते हुए 2 साथियों को अपने साथ आने के लिए कहा। बाकी 3 साथियों से कहा कि हमारे जहाज की भी तो रखवाली करनी है, सो तुम यहीं इसी जहाज में छुपकर बैठो। सीमा ने अपने पालतू कुत्ते को भी जहाज पर ही छुपा दिया और अपने 2 साथियों को साथ लेकर आगे नगरी की तरफ बढ़ गई। जब सीमा नगरी के द्वार पर पहुंची तो सामने से एक टांग पर लंगड़ाते हुए एक आदमी चलकर उसके पास आया और आते ही उल्हाना देते हुए बोला कि क्या इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए? पिछली बार जब तुम्हारे पिताजी आए थे तो मैंने अपनी एक टांग उनके पास गिरवी रखी थी। खैर बेटा हो या बाप, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो मेरी टांग वापस चाहिए। मेरी टांग मुझे वापस कर दो और अपने 8,000 रुपए जो मैंने तुम्हारे पिताजी से लिए थे वह ले लो। सीमा समझ गई कि उसे फिर से ठगने की तैयारी हो रही है, इसलिए उसने नम्र स्वभाव से कहा कि काका, हमारे जहाज पर बहुत सारी टांगें लदी हुई हैं, पता नहीं पिताजी ने किस किस की टांग गिरवी रख रखी हैं। अब तुम्हारी टांग कौन सी है यह कैसे पता चले? इसलिए एक काम करो, अपनी यह दूसरी टांग भी हमें काट कर दे दो, जिससे कि मेरे आदमी जहाज पर जाकर तुम्हारी टांग का नाप मिलाकर ले आए। सीमा ने अपने साथियों को इशारा किया और कहा कि चलो काका की टांग काट लो। यह सुनकर उस लंगड़े के होश उड़ गए और वह हाथ जोड़कर बोला कि रहने दो, मुझे मेरी टांग नहीं चाहिए, बस तुम मुझे यहां से जाने दो। इतना कहकर उस एक टांग वाले आदमी ने एक टांग से ही दौड़ लगा दी। सीमा पीछे से चिल्लाई, अरे काका, अपनी टांग तो लेते जाओ। पर वह आदमी थोड़ी ही देर में आंखों से ओझल हो गया। सीमा और उसके साथी ठहाका मारकर हंसने लगे। सीमा अब थोड़ा और आगे बढ़ी तो वह बाजार के बीचों बीच पहुंच गई। बाजार में उसने चारों तरफ नजर उठाकर देखा तो उसकी नजर एक घर के दरवाजे पर खड़ी एक सुंदर स्त्री पर पड़ी
जो काफी देर से उसे ही घूर रही थी। सीमा से नजर मिलने के बाद उस औरत ने हाथ के इशारे से सीमा को अपने पास बुलाया। मर्दाना भेष के कारण सीमा उसे एक मर्द ही नजर आ रही थी। उसके पास पहुंचकर सीमा ने उससे पूछा, कहिए आपने मुझे क्यों बुलाया है? तो वह सुंदर स्त्री बोली, लगता है कि तुम परदेसी हो। हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जो भी परदेसी हमारे यहाँ आता है तो हम उसे सोने के गिलास में दूध पिलाकर उसका स्वागत करते हैं। सीमा बोली कि अगर यह तुम्हारा रिवाज है तो हम दूध जरूर पिएंगे। सीमा को बिठाकर वह औरत घर के अंदर गई और सोने के गिलास में दूध भरकर ले आई। सीमा ने दूध पिया और गिलास एक तरफ रख दिया। जैसे ही गिलास रखा, बिल्ली ने झपट्टा मारकर गिलास मुंह में दबा लिया और जहाज की तरफ दौड़ गई। जैसे ही बिल्ली जहाज के पास पहुंची, कुत्ते ने देखा कि बिल्ली जहाज की तरफ आ रही है तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते की आवाज सुनकर सीमा के तीनों साथी चौकन्ने हो गए और उन्होंने बिल्ली को लठ मारकर वहां से भगा दिया। अब बिल्ली मुंह में गिलास दबाए ठगनी के घर में ही आकर पलंग के नीचे बैठ गई। दूध पीकर सीमा जैसे ही जाने लगी तो ठगनी ने सीमा से कहा कि हे परदेसी, तुमने दूध तो पी लिया, पर मेरा सोने का गिलास तो मुझे देते जाओ। सीमा ने चारों तरफ देखा तो गिलास का कोई अता पता नहीं था। यह देखकर उस ठगनी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाइयों देखो, इस परदेसी ने मेरा सोने का गिलास चुरा लिया है। कोतवाल के कान में भी जब यह बात पड़ी तो कोतवाल भी वहां आ गया और उसने कहा कि परदेसी, इस औरत का सोने का गिलास निकालकर इसको दे दो। सीमा ने कहा कि मैंने दूध पीकर गिलास नीचे ही रखा है, मेरे पास कोई गिलास नहीं है। इस पर वह ठगनी बोली, हुजूर इसके जहाज की तलाशी ली जाए। अगर इसके जहाज में मेरा सोने का गिलास मिल गया तो मैं इससे 500 सोने की मोहर लूंगी। कोतवाल जहाज पर पहुंचा और जहाज की तलाशी ली तो वहां पर कोई गिलास न मिला। अब सीमा ने गरजकर कोतवाल से कहा, तुमने मेरे जहाज की तलाशी तो ले ली, अब इसके घर की भी तलाशी लो। हो सकता है कि गिलास इसने स्वयं अपने घर में छिपा दिया हो और मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। कोतवाल ने अब उस औरत के घर की तलाशी लेनी शुरू कर दी तो देखा कि पलंग के नीचे बिल्ली उस सोने के गिलास को मुंह में दबाए बैठी है। कोतवाल को उस स्त्री पर बड़ा गुस्सा आया और उसने उस स्त्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। सीमा उस ठगनी से छुटकारा पाकर फिर से बाजार में आ गई और चारों तरफ अपने पति को ढूंढने लगी। तभी उसकी नजर नगर के चौराहे पर पड़ी। वहां पर एक आदमी गाने गा रहा था और एक स्त्री नाच रही थी। सीमा को वह स्त्री जानी पहचानी लग रही थी। सीमा ने अपने साथियों को आदेश दिया कि इन दोनों को बुलाकर लाओ। उसके साथ ही उन दोनों को बुलाकर लाए। सीमा ने उस आदमी से कहा कि तुम्हें यह स्त्री कहां से मिली? तो उसने कहा, यह स्त्री नहीं है, यह एक पुरुष ही है और वक्त का मारा हुआ है। हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इस तरह का भेष बनाकर नाच गाना करते हैं। अब सीमा ने अपने पति को पहचान लिया, लेकिन मुकेश सीमा को नहीं पहचान सका क्योंकि वह एक मर्द के भेष में थी। अब सीमा ने मुकेश से कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें इससे भी अच्छा काम दे सकता हूं। मुकेश तैयार हो गया। सीमा मुकेश को अपने जहाज पर ले आई। अपने साथियों के साथ मिलकर सीमा ने मुकेश को नहलाया और उसके स्त्रियों वाले कपड़े उतारकर एक बक्से में रख दिए और चमचमाते हुए पुरुषों वाले कपड़े उसे पहना दिए। अब मुकेश अपने पुराने अवतार में आ गया था। मुकेश बड़ा खुश हो रहा था कि चलो अब इस नरक भरी जिंदगी से जान छूटी। सीमा ने मुकेश से कहा कि देखो मुकेश, मुझे व्यापार के लिए 10 दिन के लिए बाहर जाना है, सो मैं एक जहाज लेकर बाहर जा रहा हूं और तुम मेरे बाकी के जहाज की रखवाली करोगे। 10 दिन के बाद लौट कर मैं तुम्हें 500 सोने की मोहरें दूंगा और अगर मैं 10 दिन बाद लौट कर ना आ पाया तो मेरा यह जहाज और जहाज पर लदा सारा माल तुम्हारा हो जाएगा। यह सुनकर मुकेश बहुत खुश हो जाता है और वह सोचने लगता है कि अगर यह वापस आता है तो 500 सोने के सिक्के मिलेंगे और अगर वापस नहीं आया तो माल से भरा हुआ जहाज मेरा हो जाएगा। मुकेश ने झट से हाँ कर दी। सीमा ने अपने जहाज की जिम्मेदारी मुकेश को सौंपकर अपने साथियों के साथ वापस लौट गई और अपने सास ससुर को अपने पति के मिलने की सूचना दी। यह सूचना मिलते ही सारे परिवार में खुशियां छा गईं। इधर मुकेश जहाज में मस्त होकर अपनी जिंदगी बिता रहा था। इस तरह से 12 दिन बीत गए और सीमा जब वापस नहीं आई तो मुकेश ने सोचा कि अब सौदागर वापस नहीं आएगा, इसलिए अब यह माल से भरा हुआ जहाज मेरा हुआ। यह सोचकर वह जहाज को अपने घर की तरफ लेकर चल दिया। 4 दिन का सफर तय करके मुकेश अपने घर जा पहुंचा। घर पहुंचते उसने हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि मैं इतने दिन घर से दूर रहा, 10 जूते रोज के हिसाब से इतने दिन के कितने जूते बनते हैं। हिसाब लगाकर मुकेश जूता लेकर सीमा के पास पहुंचा। अब भी उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी।
उसने बड़े घमंड से सीना चौड़ा कर सीमा से कहा कि तुम्हारे पिता ने पूरी जिंदगी में इतना धन नहीं कमाया होगा जितना मैं 8 महीने में कमा कर लाया हूं। यह सुनकर सीमा की हंसी छूट गई। उसे हंसता हुआ देखकर मुकेश को जैसे आग लग गई। मुकेश बोला, तुम क्यों हंस रही हो? अपना सिर आगे करो और जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। सीमा बोली, जूते तो मैं नहीं खाऊंगी। मुकेश ने गुस्से से कहा, क्यों, तुम अपने वादे से मुकर रही हो? सीमा ने कहा, क्या सच में यह धन तुम कमा कर लाए हो या फिर किसी सौदागर ने तुम्हें खैरात में दिया है? यह सुनकर तो मुकेश के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई कि इसको यह सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद ही सीमा ने वह बक्सा खोलकर दिखाया जिसमें मुकेश के औरत वाले कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें पहनकर मुकेश चौराहे पर नाचता था। उन कपड़ों को देखते ही मुकेश शर्म से पानी पानी हो गया। वह आश्चर्य से अपनी पत्नी की तरफ देखने लगा तो सीमा ने कहा, जो सौदागर तुम्हें मुसीबत से निकाल कर लाया था, जिसने तुम्हें माल से भरा हुआ जहाज दिया, वह कोई और नहीं बल्कि वह मैं ही थी। मुकेश ने जब यह सुना तो उसका घमंड एक झटके में चकनाचूर हो गया और हाथ जोड़कर सीमा से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि इस बात को यहीं दबा दो, किसी और को मत बताना कि मैं इस तरह की मुसीबत में फंसा था। सीमा ने हंसते हुए कहा, तो अब आप 10 जूते नहीं मारेंगे जनाब। मुकेश की अब सारी अकड़ निकल चुकी थी, इसलिए हाथ जोड़कर बोला, भाग्यवान चाहो तो तुम मुझे 10 जूते रोज मार लिया करना, पर इस राज को राज ही रहने देना। किसी के सामने मेरी पोल मत खोलना। अब सीमा और मुकेश बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहने लगे। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि सूझबूझ और समझदारी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकला जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।